सर बात यहाँ पे आ जाती गुजरात से जिगर दोषी सर आ गए हैं, तो एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए कि भाई गुजरात पे जो चर्चा है, जो गुजरात जिगर दोषी साहब बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आतमजीत सर भी कह रहे हैं और सवाल भी हमारा वही था, पहले से हम इस पर बात कर रहे थे। तो गुजरात लगातार चर्चा में है, साल 2013 में जो चर्चा में आया तब से फिर चर्चा से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन इधर कुछ जो चर्चाएं हो रही हैं वो एक नए गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है कि गुजरात में जो है वो एक नया मॉडल शुरू हो गया है। और ये जैसे अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले एक डिस्कशन में किसी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अब उड़ता गुजरात की जो है वो भी शुरू हो गया है, जो अदानी के पोर्ट पे जो ड्रग्स और ये सब मिला था उसको लेकर के उन्होंने नाम दिया था। बहरहाल हम बात इसकी कर रहे हैं जिस तरीके से अभी गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई, सीआईसी के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी के ऊपर जो अधिकतम सजा थी वो लागू किया गया। तो ये कोर्ट्स मैनेज कैसे हो रही हैं? दूसरा, अमित शाह का जो बयान इस समय पर आया है वो क्या राहुल गांधी से और कांग्रेस की तरफ जो लोगों की सहानुभूति जा रही है उसको हटाने के लिए हो रही है, या गुजरात में इसको लेकर के किस तरीके की चर्चा है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारी कड़ी जुड़ी हुई है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि काफी दिनों से ये सारी डिस्कशन डिबेट या अब इसका मेन जो सबसे पहला फेज आप देखिए, हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया, मेरे ख्याल से राजनीति तब से गर्म हो गई। अदानी समूह के ऊपर जो रिपोर्ट आया उसके बाद उसके रिलेटेड जो राहुल गांधी जी के वक्तव्य आए, पूरी कांग्रेस जितनी हमलावर हो गई। तो वो इतना बड़ा हमला था बीजेपी के ऊपर, मेरे ख्याल से शायद बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों में इतना बड़ा हमला किसी भी तरीके से झेला नहीं होगा, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखा। और ना ही उन्होंने कभी कांग्रेस को इतना हमलावर भी देखा होगा, और ना ही उन्होंने, तीसरा पॉइंट ये भी है कि उन्होंने कभी राहुल गांधी को इतना स्पष्ट रूप से बोलते हुए, इतना साफ सटीक और पूरा टू द पॉइंट बोलते हुए उन्होंने देखा होगा। ये सारी बातें लोगों को असर कर गई। भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के मन के ऊपर, और लोग आज की तारीख में एक चीज मानने लगे कि 20 साल उनके ऊपर या उनके जो चरित्र हनन हुआ या उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए, उनकी बुद्धि के ऊपर या उनके शब्दों के ऊपर या उनके ज्ञान के ऊपर या परिवारवाद के ऊपर, वो सारी बातों को छोड़कर भी राहुल गांधी आज की तारीख में डटे हुए हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक दिक्कत वाला काम जरूर पैदा कर गई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से ये सारी जो बातें हैं, वो जैसे आपने अभी गुजरात का जिक्र किया, तो ये सारी बातें गुजरात में मैनेज हो रही है, गुजरात उड़ता गुजरात, ऐसा मेरे ख्याल से ये चीज बहुत बरसों से चल रही है गुजरात में, डिस्कशन और डिबेट में। बहुत सारी ड्रग्स पकड़ी जाती है जो अलग अलग कोर्ट से अदानी समूह के द्वारा, पर वहां पर लोग भी पकड़े जाते हैं गुजरात के अंदर। पर मेन जो एक्यूज होता है वो आज तक, जैसे हम गुजराती डिबेट जब करते हैं तो हम बोलते हैं हम बड़ी मछली को लोग पकड़ेंगे, पर बड़ी मछली या बड़ा बंदा कभी नहीं पकड़ा जाता। अब वो कौन है, कहाँ से आता है, वो हमें किसी को नहीं पता। और छोटे छोटे काफी लोग पकड़े जाते हैं, पेडलर जो होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। उसके अलावा जहां तक आपने कोर्ट्स की या बाकी सारे सिस्टम की बात की, तो एक एक बात इसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो आप भी शायद डिनाई नहीं करेंगे कि अगर किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 27 साल से ऊपर सत्ता में हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके अकॉर्डिंगली, उन्हीं के हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वो तकरीबन तकरीबन सेट हो चुका होता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम उसमें कुछ सोच भी नहीं सकते। तो ये पूरा सिस्टम जरूर, कहीं अच्छे लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पर फिर भी सिस्टम काफी हद तक मैनेज होता है। और यही सेम बात हमने कांग्रेस के समय में, जब उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में शासन था, तब भी हमने काफी सारी जगहों पे काफी सारी चीजों में देखी थी। अब बीजेपी इस चीज का फायदा कहाँ ले रही है वो देखिए। बीजेपी के ऊपर जब भी कोई हमला होता है, या खासकर गृह मंत्री के ऊपर होता है, तो और सारे उनके जो प्रवक्ता है, गृह मंत्री के अलावा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो पुरानी बातें याद करवा देते हैं लोगों को। ये एक बहुत ही जबरदस्त जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत वो लोगों के अंदर ये ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हाँ, कांग्रेस ने ये गलती तो ऑलरेडी की है, अब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती है, हम थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं। पर एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पे आके खड़ी रह गई है कि जो अगर साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स की हम अगर बात करें, तो साइकोलॉजिकली वो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। पब्लिक ये भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि हाँ ना, पहले के मुकाबले अभी कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है, या कुछ थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि लोगों के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ना ही गोदी मीडिया के अलावा और कोई रास्ता है कि वो सही नॉलेज की प्राप्ति करें। और इसी वजह से लोगों के फोन में या लोगों के दिमाग में जो जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, वो सारी बातें वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली सोचकर मानकर चलते हैं कि अभी जो देश में चल रहा है वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर हमें नहीं बोलना चाहिए, ना ही सवाल उठाने चाहिए। तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखे, और जहां तक गृह मंत्री की बात है, जैसे हमारा सब्जेक्ट भी है डिबेट का, कि वो टेंशन में, मेरे ख्याल से वो टेंशन में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुजरात से हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ,
मैंने देखा है उनको काम करते हुए जिस तरीके से वर्षों से गुजरात में भी, और फिर जब 2014 के बाद वो काफी आगे भी बढ़े। पर एक चीज ये है कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ने वाले ऐसे व्यक्ति है जो 2002 के बाद जब उनके ऊपर 10 साल तक पूरे ट्रायल्स चले, आप देखिए उसके दौरान भी उन्होंने हमेशा अपना एक जज्बा है वो हमेशा कायम रखा। पर एक चीज मैं मानकर चलता हूँ कि बीजेपी या आरएसएस के पुराने जो लोग हैं वो शायद एक चीज में जरूर मानते हैं कि अगर 40 साल पुरानी भी दुश्मनी हो तो वो निकालनी है, चाहे कुछ भी तरीके से। और उसका एक उदाहरण आपने देखा जब पी चिदम्बरम जी को 115 दिन के लिए रखा गया, क्योंकि अमित शाह को 110 दिन के लिए रखा गया था जेल के अंदर। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। ओवरऑल अगर मैं इसका क्रक्स बताऊं तो ये बात जरूर है कि आज की तारीख में सारी की सारी जो पूरी सिस्टम है, चाहे हम जैसे जुडिशरी कहें या और भी सारे जो लोकशाही के जो या लोकतंत्र के जो खंभे हैं, मीडिया का है कुछ भी, वो बिल्कुल 100% काफी हद तक कंट्रोल में है सरकार के, वो साफ दिख रहा है। खबरें भी वही चलती है जैसे सिंह साहब ने जिक्र किया, हिंदू मुस्लिम की खबरें होती है ज्यादातर, या रामनवमी के ऊपर जो भी पूरे देश में जहां कहीं भी जो भी इश्यूज हुए उसके रिलेटेड होती है खबरें, उसके रिलेटेड ही सारी डिबेट्स होती है। और कहीं ना कहीं अगर कोई मुद्दे बाकी रह जाते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार जैसे मुद्दे आ जाते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड को समाप्त करना या सनातन बोर्ड को लेकर आना, इसके रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स या कोर्ट्स आ जाते हैं या बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं अलग अलग कट्टरवादी तत्वों की तरफ से। और अगर वो भी कहीं काम नहीं करता तो पठान फिल्म बहुत खराब है या नहीं चलेगी, उसके ऊपर डिबेट्स आ जाती है। तो ये जो पूरा पूरा जो माहौल है वो माहौल आप देखिए एक ही तरफा जा रहा है। अब इसका फायदा आगे आने वाले इलेक्शन में किसे होगा किसे नहीं वो हम नहीं जानते, पर हाँ ये बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये जो उनका 3 सूत्रीय एजेंडा है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर जो सारी बातें लोगों के दिमाग में डाली जाती है, वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। एक चीज मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, बहुत सुनी भी है, पढ़ी भी है इस चीज को, कि जो देश में भूखे नंगे लोग ज्यादा होते हैं वो कट्टर होते हैं। और कट्टरता का एक ये नियम है कि अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है तो विकास कहाँ है, ये सवाल हम सारे लोग हमेशा पूछते हैं। पर कट्टरता की बात जब हम करते हैं तो कट्टरता साफ साफ दिख रही है पूरे माहौल में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये सभ्य समाज को सोचना होगा कि किस तरीके के लोग हम पर शासन करे, कैसे नेता हम पर शासन करे, क्योंकि एक बात हम लोग एज ए वोटर हमेशा ये भूल जाते हैं, जब हम जातिवादी समीकरण के हिसाब से जब हम वोट देते हैं तब ये बात हमेशा हम भूल जाते हैं। आप खासकर देखिए, हम हमेशा यूपी बिहार या साउथ के राज्यों की बात करते हैं कि वहां पर जातिवादी राजनीति बहुत हावी है। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट ये भी बताऊं कि गुजरात जैसे डेवलप स्टेट में या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो काफी हद तक दूसरे स्टेट्स के मुकाबले डेवलप है, वहां पर भी जातिवादी राजकारण, जातिवादी राजनीति धड़ल्ले से होती है, जबरदस्त तरीके से होती है। तो जब तक समाज या हम लोग उसमें से बाहर नहीं निकलते तब तक मेरे ख्याल से हमारे सामने या हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग ऐसे ही आएंगे जो शायद अपने बारे में पहले सोचेंगे। और आखिरी एक बात ये कंक्लूड करूंगा, जो डिग्री की बात चल रही है, कल ही एक दूसरे पोर्टल पे न्यूज चैनल पे डिस्कस कर रहे थे हम कि डिग्री उनकी जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी उनके पोर्टल पे उनकी वेबसाइट पे रखी हुई है। 2016 से ये मामला चल रहा है, जब आम आदमी पार्टी ने उठाया था तब अमित शाह और अरुण जेटली जी ने भी उसको सार्वजनिक रूप से दिखाया था। प्रश्न यहाँ पे ये आकर खड़ा रहता है कि ये जो डिग्री की बात चल रही है वो डिग्री दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही, या जो दिखाई जा रही है वो सही है या गलत है, प्रश्न यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। और इसी वजह से केजरीवाल उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, जिसके लिए उनको 25,000 रुपए का जुर्माना लग गया। तो ये जो सारी कवायद है, चाहे ये जुर्माना लगना या राहुल गांधी जी का सदस्य जो पूरी सभ्य पद है उसको 2 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा उनको दे देना, ये सारी बात ये जरूर इंगित करती है, जो हमें साफ समझ में आती है कि पूरी सिस्टम जहां तक हम देखते हैं या ज्यादातर सिस्टम काफी हद तक लाइक माइंडेड जो विचारधारा है, सेम प्रकार की जो विचारधारा वाले लोग हैं वो उनके हाथ में है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। अब ये विपक्ष को देखना है कि विपक्ष उसको किस तरीके से सामने काउंटर फाइट देती है, कितने मुद्दे लेकर वो लोगों के बीच जाती है, और जो जन आक्रोश है उसको जन भागीदारी में कितना जल्दी वो परिवर्तित कर पाती है। अदरवाइज मेरे ख्याल से इसको अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 2024 में अगर विपक्ष कोई कारनामा अच्छा नहीं दिखा पाया तो ये आने वाले समय के लिए विपक्ष के लिए बहुत जबरदस्त एक बुरी बात साबित होगी, ये मुझे दिख रहा है। सर हम लोग जरा एक सवाल जिगर सर से ले लें। अभी जैसे आप अभी जो सवाल उठा रहे थे, लैक ऑफ जजमेंट की बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जो बात बार बार उठा रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी ही नेतृत्व कर सकता है इतने बड़े देश का। जिगर सर, आपने अभी कहा कि आपने चूंकि अमित शाह की कार्यशैली देखी है, आपने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कार्यशैली देखी है, उनके काम करने का तरीका देखा है। 6.5 करोड़ की आबादी और 150 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। ठीक है कि वो 3 बार वहां पर मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के मॉडल को बेचने का काम किया गया भारत में के
जो है वो केंद्र की सत्ता में आने के लिए, वहां तक चीजें ठीक है। पर ये बार बार जो अनपढ़ का सवाल उठाया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है कि प्रधानमंत्री के तौर पर एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो देश का संचालन नहीं कर सकता। ये भाजपा के ऊपर ऐसे योग्यता पर सवाल उठाना और भाजपा जैसी पार्टी के ऊपर, तो ये तो भाई ये कैसे संभव है? और इसको आप कितना सही मान रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल का सवाल है, और जैसा अभी आत्मजीत सर भी उठा रहे थे। बिल्कुल, देखिए अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा होना, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई भी लीडरशिप का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो चुके हमारे इतिहास में भी, जिनका शायद अगर हम बात करें कामराज जी की, तो आप देखिए उनका पूरा कार्यकाल देखिए, उनको जो सत्ता मिली, उन्होंने जो जो काम किए, ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिल जाएंगे। अगर बिजनेस के फील्ड में देखें, धीरूभाई अंबानी, ऐसे बहुत सारे, मैं नाम गिनाने में समय जाया नहीं करूंगा। और मेरे ख्याल से एक चीज ये है जो यहाँ पे डिग्री की बात लेकर आता है ना, वो मुझे अनपढ़ या पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल ने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे रिलेटेड नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अगर डिग्री सही में जेन्युइन है तो वो बात गुजरात यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी को आकर साबित करनी चाहिए। साबित करने का मतलब ये है कि उन्हें एक सम्मान समारोह जैसा करना चाहिए कि हमारे यहाँ से पढ़े लिखे निकल कर जो आगे बढ़े वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और वहां यहाँ पर जो बात आकर खड़ी होती है वो यही होती है कि जो भी डिग्री का मुद्दा चल रहा है आज की तारीख में, वो डिग्री आपने अपने एफिडेविट में जब चुनाव, आप कोई भी पार्टी के कोई भी लीडर जब चुनाव लड़ते तब उसमें उनको डिटेल्स देनी होती। वो डिटेल्स उन्होंने जेन्युइनली सही सही दी है या नहीं दी है, उसके ऊपर मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए हमारे देश में तेजस्वी यादव जैसे भी नेता है जो बहुत जबरदस्त लोकप्रिय है, काम भी कर रहे हैं और उनका एजुकेशन हम सब जानते हैं, ऐसे बहुत है, चाहे आप कोई भी गिन लो, आपको ग्राम पंचायत नगर सेवक से लेके आपको एमएलए एमपी तक के लोग मिल जाएंगे। और आपको ऐसी एफिडेविट भी मिल जाएंगी अगर आप पंगा लेंगे कि जहां पर किसी ने अपना एजुकेशन पहले बीए बीकॉम लिखा होगा और उसके बाद में लिखा होगा कि अब मैंने ये साल में 12th किया है। ऐसे भी बहुत नेता मिल जाएंगे। तो ये हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जहां तक बात है इन सारी चीजों को लेकर चलने की, तो मुझे लगता है कि ये अनपढ़ या पढ़ाई वाला से ही है जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? कह रहे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिधर अगर इशारा उधर ही कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ कनेक्शन गुजरात से ही है भाई। स्मृति जी के केस में हाँ, कुछ ऐसा हुआ था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका कनेक्शन भी गुजरात से, ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं उस बात को लेकर इतना, मुझे मतलब ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं लगता। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि चाहे पढ़ाई का मुद्दा हो या अनपढ़ का मुद्दा हो, शिवाजी राय सर ने जो एक बात की वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा रोल निभाया था जब मोदी जी को रेड कारपेट बिछा दिया था एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के इस कैंडिडेट के रूप में बनने में। वो बात आज भी सही है। और जब गुजरात इलेक्शन हुए तब भी हम ये देख रहे थे कि कई जगह पर ऐसे मुद्दे चल रहे थे कि ये शायद बीजेपी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी। और मुझे ये लग रहा है कि शायद इतने ज्यादा हमले जो हो रहे हैं आमने सामने, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी या मोदी जी वर्सेस केजरीवाल, तो मुझे लग रहा है शायद ये कोई सियासी खेल तो नहीं है। मुझे कभी कभी माइंड में ये भी एक ऐसा क्वेश्चन जरूर रेज होता है कि ज्यादातर आने वाले जो इलेक्शन है, चाहे कर्नाटक का हो, फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और उसके बाद लोकसभा, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मिली हुई दोनों पार्टियां है। दो पार्टी अलग रहेगी तो वोट बटेंगे तो विपक्ष के वोट बटेंगे, और विपक्ष के वोट बटेंगे तो उसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होगा। तो मेरे ख्याल से ये शायद इस तरीके का भी कोई पॉलिटिकल गेम हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों पक्ष लड़ते हुए ही हमें आने वाले एक साल तक दिखाई दे, ताकि लोग ये मानने पर मजबूर हो जाए कि ये या बी टीम नहीं है, दो अलग अलग पार्टीज है। तो ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। और तीसरी एक बात मैं जरूर मानूंगा, शिवाजी सर की जो भावना है उसे उन जज्बे को मैं नमन करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सिस्टम को सुधारना चाहिए और विपक्ष से ज्यादा पब्लिक को सुधारना चाहिए और लोगों को सड़क पर आकर करना चाहिए। और साथ में मैं एक चीज, ये नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर एक चीज ये भी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरे मन में आता है कि हम वही देश से आते हैं जहां पर 2.5 लाख अंग्रेजों ने 28 करोड़ लोगों पर 200 साल से ऊपर राज किया। तो ये जब हमारा विपक्ष जो इतने बड़े नेता है, जो कहीं ना कहीं शक्तिशाली है, पैसे से, पावर से, आइडियोलॉजी से, हर तरीके से, अगर वो ही सिस्टम के सामने नहीं लड़ रहे, तो अगर हम सामान्य आदमी से ऐसी अपेक्षा करेंगे तो वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो 2 वक्त का राशन है, 80 करोड़ लोग या अपने जो लाइन में लगाकर राशन लेने वाले लोग हैं, उनको शायद इस बात का ना कोई जिसे कहते हैं ना कोई इल्म है, ना किसी चीज का पता है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। मिडिल क्लास है जो सिर्फ वरीड है कि आगे क्या होगा, और उसके ऊपर के जो लोग हैं वो अपनी फाइल्स बचाने में वरीड है कि कल उठ के हमारी कोई फाइल ना खुल जाए, कहीं ईडी सीबीआई हमारे घर पे ना आ जाए। तो ये जहां तक ये सिस्टम के अंदर का पूरा जो कचरा है वो साफ करने के लिए सशक्त विपक्ष, या फिर मैं कहता हूँ सशक्त नेता होना बहुत जरूरी है।
वरना आप देखिए कि अभी किरण पटेल का मुद्दा भी गुजरात से चल रहा है। आप देखिए कि अगर 140 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 40-42 लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिलती है, उसमें ऐसे बंदे को कैसे सिक्योरिटी मिल गई, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो बिल्कुल दब गया। तो ये साफ दिखाता है, जो मैं पहले अपने वक्तव्य में भी कहा था और शिवाजी सर ने भी उसको बोला, सिंह साहब ने बोला कि ये सिस्टम जो सारी है, चाहे हम जुडिशरी गिने, मीडिया गिने या कुछ भी, वो सारे सिस्टम लाइक माइंडेड लोगों के बिल्कुल जबरदस्त कंट्रोल में है। उन्हीं के लोग, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं प्रकार की जो पूरी सिस्टम या आइडियोलॉजी से काम होता है, वही है। और एक लेटेस्ट जो उदाहरण है वो ये भी देखिए कि शायद मेरे ख्याल से कल ही मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में जो पुरानी कुछ भर्तियां हुई थी, उसमें बिना इंटरव्यू लिए आरएसएस के पुराने जो वर्षों से काम कर रहे ऐसे लोगों को जॉब पे बिठा दिया गया है। तो ये भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये होता है, हर एक सरकार के काल में होता है। अपने जो चेले चपाटे होते हैं या जो पहचान वाले होते हैं, उनको वो हेल्प करते हैं ताकि उनका एक संगठन बना रहे। पर इस बार थोड़ा-सा ये ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक तरफ़ा हो रहा है। अब विपक्ष को और लोगों को साथ में मिलकर ये जो 40 और 60 की जो लड़ाई है, उसमें कहीं न कहीं एटलीस्ट ऐसा माहौल खड़ा ज़रूर करना होगा, ताकि जो 40% में चुनकर आने वाले लोग हैं, वो ये 60% जो बाकी की आबादी है, जो उनके विपक्ष में या विरोध में है, एटलीस्ट उनकी बात सुने और सुनकर उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करे और जो लोकतांत्रिक मूल्य है, मेरे ख्याल से उसको जागृत रखे। अदरवाइज़ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं पहले कहा था और बहुत डिबेट में ये कहता हूँ कि 2024 में अगर विपक्ष ने थोड़ा बहुत भी अच्छा कमाल नहीं किया, तो आप ये समझ के चलिए कि उसके बाद विपक्ष के लिए और सामान्य आम जन लोगों के लिए भी ये राह जबरदस्त मुश्किल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद हम लोग सब साथ में मिलकर ₹3000 का गैस का बॉटल खरीदते हुए नजर आएंगे, तो हमें खरीदना भी पड़ेगा।